मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। मैंने आपको ग्रेटर निकोबार परियोजना के बारे में बहुत कुछ बताया था, बहुत विस्तार से, और कैसे आज के समय में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा हो रही है तो इस समय में कैसे ये जो ग्रेटर निकोबार परियोजना है ये भारत के लिए शानदार एक रणनीतिक परियोजना है। 1 लाख करोड़ के आसपास की परियोजना है और ये कोई मतलब किसी को लाभ देने या किसी के लिए काम करने या कोई इंडस्ट्री बनाने उसके लिए नहीं। ये काम राजीव गांधी करना चाहते थे। वो तो वहां टैक्स फ्री बैंक भी, उसको टैक्स फ्री आइलैंड बनाना चाहते थे। खैर वो सब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी ने जो कहा है वो सब भी कर लेते हैं तो इत्मीनान से इसकी बात कर लेते हैं। और मैंने पहले भी कहा था राहुल गांधी को कुछ नहीं सूझता तो वो अडानी अडानी चिल्लाने लगते हैं। उनको एकमात्र तरीका यही सूझता है। और ये आप एक बात पक्की मान लीजिए, ग्रेटर निकोबार परियोजना के रास्ते में बाधा बनने का मतलब है चीन के हितों के लिए काम करना, चीन को मजबूत करना, भारत को कमजोर करना। उसमें राहुल गांधी हो, ध्रुव राठी हो या कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन हो, ऐसे सारे सब एक जैसी बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी, कुणाल कामरा और ध्रुव राठी वो एक जैसी बात कर रहे हैं। भारत के हितों के विपरीत है ये। और इसको समझना चाहिए कि कहीं भी कोई विकास की परियोजना आती है तो लोग ये कहते हैं। भारत की सरकार इतनी सेंसिटिव हुई, नितिन गडकरी जी ने कमाल का काम किया। जो दिल्ली से देहरादून हाईवे बना है उसमें बाकायदा जो जंगली जानवर हैं, जो वन्य पशु हैं, उनके लिए बाकायदा कॉरिडोर बनाया है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना हुआ है, मतलब ऊपर से जाएगा, नीचे से शेर, भालू, हाथी जो भी हैं सब आते जाते रहे। मतलब ये संवेदनशील सरकार के लक्षण है। दुनिया में और भी कई जगह ऐसा होता है, शायद ऑस्ट्रेलिया में ये कहां है जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कॉरिडोर। अब ये राहुल गांधी वहां गए, घूमते टहलते वीडियो बनाए जो उनका अंदाज है, और उसके बाद वही सब उठपटांग बातें शुरू कर दी जिसमें वो किसी भी स्थिति में भारत की इस परियोजना को नहीं बनने देना चाहते। अब अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार जब कोई चीज ठान लेती है तो उसको करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये परियोजना भी पूरी होगी और पूरी होनी ही चाहिए, क्योंकि भारत के हितों के लिहाज से बहुत जरूरी है। अब इनका क्या है कि ये हाथ में संविधान लेकर पूरी तरह से भारत के ही संविधान को, भारत के लोकतंत्र को, भारत के नागरिकों को, इस सब को ये पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक पोस्ट की और उस पोस्ट में लिखा कि मैं ग्रेट निकोबार घूमा और चारों तरफ यहां शानदार जंगल जंगल हैं, जनरेशंस लग जाती हैं इनको तैयार होने में, बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है, आदिवासी समाज के लोग हैं और सब मतलब बहुत बढ़िया है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये सब लूटा जा रहा है, जो उनका एक तरीका है। वो कह रहे हैं सरकार कह रही है इसे प्रोजेक्ट, लेकिन जब मैंने देखा तो ये प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे, 160 वर्ग किलोमीटर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा रेन फॉरेस्ट एरिया, और बहुत कुछ वो आगे कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन है, ड्रेस्ड इन डेवलपमेंट लैंग्वेज। अब ये राहुल गांधी का एक तरीका है, वो कह रहे हैं इट मस्ट बी स्टॉप्ड। और जब वो कहते हैं इट मस्ट बी स्टॉप्ड तो फिर तुरंत ध्यान से देखना चाहिए। जब राहुल गांधी ने नहीं कहा था उसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये आदमी ये करेगा जरूर। ये भारत का अद्भुत नेता मिला है कि ये भारत की ही सुरक्षा की परियोजनाओं के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, जबकि ये होना ही चाहिए था। भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का प्रोजेक्ट है, चीन का जवाब है, इसको समझिए आप। और मैं पहले भी बता चुका हूं ये इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, एक नया शहर बनेगा, टाउनशिप बनेगी, पावर प्लांट बनेगा। और एक तरह से कहें कि जिस 166 किलोमीटर की बात हो रही है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक एरिया है। ये कोई वहां मॉल मल्टीप्लेक्स बनाने नहीं जा रहे हैं। यहां जो आबादी बसेगी भी वो उसी के लिहाज से बसेगी। एक अनुमान के मुताबिक कि अगले 30 सालों में यहां 6.5 लाख के आसपास आबादी ये होगी। अब राहुल गांधी तो अपना जो कह रहे हैं वो आपने बता ही दिया, आपको मैंने बता ही दिया। अब चूंकि यहां कई संवेदनशील जनजातियां रहती हैं, शोम्पेन, निकोबारी, जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनली, तो जाहिर है बहुत कम लोग हैं। शोम्पेन तो बमुश्किल 400 लोग हैं। ये ज्यादातर ऐसी जनजातियां हैं, कोई और आ गया तो इनके खत्म होने का खतरा है। अच्छा, जैसे ही ये सब चीजें शुरू होती हैं तुरंत इंटरनेशनल एक्सपर्ट टूट पड़ते हैं और हमारे देश की ऐसी किसी भी परियोजना के खिलाफ चले जाते हैं, जबकि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का जवाब है। हिंद महासागर में भारत की शक्ति दिखाएगा। अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब है, ये आपको मैंने बताया ही।
चाइना के लिए जैसा हांगकांग ने किया वैसा ही कर सकता है भारत के लिए। और बड़ा स्पष्ट है कि कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे कि जो पर्यावरण पर है कोई ऐसा असर पड़े, कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि राहुल गांधी हैं तो राहुल गांधी, तो अब जब चूंकि राहुल गांधी की बात हो ही रही है तो उनके पिता राजीव गांधी की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। और मैं इसको कह रहा हूं, इसको जरा बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझेंगे ना तो यकीन मानिए कोई भी आपको आएगा भड़का कर चला जाएगा। अब राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत गड़बड़ है। इसका जवाब क्या है? इसका उत्तर यह है, ग्रेटर निकोबार परियोजना भारत का रणनीतिक निवेश है। एशिया में भारत की जो उपस्थिति है वो बहुत मजबूत होगी। अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब में समुद्री और रक्षा क्षमता हमारी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। ये जो द्वीप बने गए पूरी तरह से वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक नेटवर्क का मार्वल होगा, अद्भुत होगा। ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बंदरगाहों की तुलना में इसकी जो स्पेशल ज्योग्राफिक लोकेशन है उसका इसको लाभ बनेगा, और उस लाभ से ये प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन जाएगा। क्या किसी तरह की रोक है? ना, एनजीटी ने बहुत टाइट पैरामीटर्स पर इसको दिया है, जुडिशियल प्रोसेस से खरा होकर उतरा है। 3 अप्रैल 2023 के आदेश में क्या कहा गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश में, वो मैं पढ़ देता हूं। यह परियोजना न केवल द्वीप और आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए बल्कि रणनीतिक स्थान होने के कारण रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां तक कि याचिकाकर्ताओं ने भी इन पहलुओं पर कोई आपत्ति नहीं जताई। न्यायाधिकरण का विचार अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तक सीमित है। हमने मीडिया रिपोर्टों को भी संज्ञान लिया है जिसमें यह बताया गया है कि यह क्षेत्र चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के अंतर्गत आता है, जिसका मुकाबला केंद्र सरकार भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत कर रही है। हिंद महासागर भारत और चीन के रणनीतिक हितों का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में म्यांमार के शिकारियों द्वारा अंडमान के समुद्री संसाधनों की भारी लूट की खबरें भी हैं, कई गिरफ्तारियां भी। ये बहुत डिटेल में बताया हुआ है। यह आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण और रोजगार सृजन के उद्देश्यों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं पर मूल रूप से केंद्रित है। तो दीर्घकालिक रणनीतिक और विकास वाले हित के लिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अब उनका जो कह रहे हैं विकास कह के विकास के कपड़े में विनाश आ रहा है। भाई एनजीटी का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो बाकायदा एनवायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस है, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन, वो हो चुका है। विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना है और उसके तहत बाकायदा जितनी तरह की चीजें हैं जो इसको ठीक रखने के लिए है वो सब इसमें शामिल है, बहुत हाई और टाइट पैरामीटर पर। एक सवाल और बड़ा है कि जंगल काट दिए जाएंगे। अब 166 वर्ग किलोमीटर की परियोजना है, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 2% से भी कम है, और 166 वर्ग किलोमीटर की परियोजना में 131 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर ही पेड़ कटेंगे, यानी एग्जैक्ट अगर आए तो 1.82 किलोमीटर, लगभग 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे। जाहिर है एक साथ तो कटेंगे नहीं। 2025 से 35 में 2,79,000, दूसरे चरण में 36 से 41 में 3,41,000, तीसरे चरण 42 से 47 में लगभग 91,000। इसके अलावा क्या है, जो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, ये सब उसमें किया जाएगा। अब चूंकि अंडमान निकोबार जाहिर है 75% से अधिक वन आवरण है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए वो ठीक रहे इसको भी कोशिश की जाएगी। एक जो कहा जा रहा है कि जनजातीय समुदायों की उपेक्षा, जनजातीय समुदायों को पूरी तरह से जारवा नीति 2004, शोम्पेन नीति 2015, उसके तहत उसी तरह से इसको जो कुछ भी करना है उसके आधार पर होगा, इसको आप समझिए। और जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है उसका भी पालन किया जाएगा, उसका भी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो इस परियोजना को लिया गया है। यानी जितने भी जो जनजाति हैं, जो चाहे संरक्षित हों या जो वहां रहते हैं, कम लोग रह गए हैं, उसको सबको किया जाएगा। अब इसको जरा समझिए कि ये सब हो क्यों रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत से चीन और अमेरिका परेशान रहते हैं।
अब जाहिर है सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जंगल कट जाएगा, जंगल कट जाएगा, लेकिन आप सोचिए भारत की सरकार क्या कर रही है अभी। भारत की सरकार कर रही है बाकायदा रणनीतिक तौर पर इस द्वीप समूह को विकसित करने के लिए। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हमने देखा है, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो क्या है, वो उसके रास्ते में बाधा बन रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी क्या करना चाहते थे? नवंबर 1985 में राजीव गांधी ने खलीज टाइम्स को दुबई में एक इंटरव्यू दिया। अब जाहिर वहां जनता तो थी नहीं, वहां तो इन्वेस्टर थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो इस आइलैंड को भारतीयों और नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने जा रहे हैं, यानी इसको टैक्स हेवन के तौर पर, जहां टैक्स न लगे वहां बाकायदा एक बैंक खोलने का था। ये सब सारी तैयारी थी। क्या उन्होंने खलीज टाइम्स को इंटरव्यू में कहा था, वो मैं कोट करता हूं, आई एनविसाज ओपनिंग अप वन आइलैंड टू इंडियन एंड नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट विद मेनी फैसिलिटीज विज टैक्सेस, ट्रेड एंड अदर कन्वीनियंसेज। वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट वी विल बी एबल टू मैनेज टू डू समथिंग। कमाल है भाई। राजीव गांधी इस द्वीप को सिर्फ और सिर्फ टैक्स हेवन के तौर, सोचिए जो टैक्स हेवन वाले लोग होते हैं जिनके पास इतना अथाह पैसा होता है, वो क्या करते इस द्वीप समूह का, जरा आप कल्पना कीजिए। ये राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का विजन था, उनकी दृष्टि थी, इसको जरा आप समझिए। इन 1986 इंडियन ओवरसीज ग्रुप in Dubai submitted a formal memorandum to Prime Minister Rajiv Gandhi. The proposal was explicit. It called for developing the Andaman and Nicobar Island as a free port model on the Channel Island of the British Isle. अब आप जरा समझिए क्या तैयारी थी। इस द्वीप समूह को कारोबारियों के, जो कहते हैं ना, उनके लूटने का अड्डा बनाना चाहते थे राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? स्ट्रेटेजिक आइलैंड बनाएंगे। अब उस वक्त क्या था, उस वक्त पीएमओ को एनआरआईज हांगकांग, दुबई और लंदन सब ने डिटेल सबमिट की थी, जिसमें ये सब करने की कोशिश गई थी, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड, बैंकिंग, ऑफशोर ट्रेडिंग, प्रपोजल ऑफ डेवलप अंडमान एज ए टैक्स फ्री हेवन, ये सब उसमें शामिल था। ये कोई आरोप नहीं है, ये बाकायदा छपा था। यूएनआई वायर रिपोर्ट 1986, the Indian Overseas Group in Dubai submitted a memorandum to PM Rajiv Gandhi suggesting the development of the Andaman Nicobar Island as a free port and the setting up of a bank with equity participation by NRIs. NRI जो हाँ बैंक चलाएंगे, टैक्स उस पर नहीं लगेगा, टैक्स हेवन बनाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की फरवरी 1987 की रिपोर्ट, द प्रपोजल टू डेवलप द अंडमान एज ए टैक्स फ्री हेवन हैज नॉट बीन ड्रॉप्ड and NRIs from Hong Kong, Dubai and London have been asked by the Prime Minister's Secretariat to submit proposals for financial development, banking and offshore trading. ये टाइम्स ऑफ इंडिया फरवरी 1987, वो यूएनआई वायर की रिपोर्ट थी फरवरी 1986। आप जरा समझिए, कांग्रेस के रूल में जो कुछ हुआ वो बहुत नुकसान वैसे ही हो गया था। अब जरा देखिए, क्या जुलाई 1989 की पीटीआई की एक रिपोर्ट ने बताया कि अंडमान में 700 के आसपास उस वक्त फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट था, उसको 2000 तक ले जाने की कोशिश राजीव गांधी कर रहे थे। राजीव गांधी टारगेटेड 2000 फैक्ट्रीज ऑन दीज आइलैंड। राहुल गांधी ऑब्जेक्ट्स टू 1 पोर्ट टर्मिनल, 1 एयरपोर्ट एंड 1 पावर प्लांट। आप जरा कल्पना कीजिए, वो 2000 फैक्ट्री लगाना चाहते थे। इसको समझना बहुत जरूरी है, राजीव गांधी कांग्रेस सरकार क्या क्या कर रही थी। और वो तो हैवलॉक आइलैंड हो, सिंके आइलैंड हो, लिटिल अंडमान हो, नील आइलैंड हो, रॉस आइलैंड हो, इस सब को इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर करने की तैयारी कर ली थी। इसको जरा समझिए, कांग्रेस क्या चाहती थी कि इसको एनआरआई आए, बैंक चलाएं, मौज करें, वो सब करें। भाजपा सरकार में मोदी क्या चाहते हैं? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पोर्ट बने, स्ट्रेटेजिक कंटेनर टर्मिनल होगा, दुनिया में हमारी ताकत बढ़ेगी। 1986 में कांग्रेस का पीएमओ जो प्रपोजल आया था कि वही सब करेंगे, टैक्स हेवन बनाएंगे, बैंक बनाएंगे, सब ये चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं एयरपोर्ट बनाए। जाहिर है वहां उससे जुड़े लोग रहेंगे 6.5 लाख 2030 तक। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जरा समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे को कैसे
एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और राहुल गांधी को जब कुछ नहीं सूझता तो वो कह देते हैं कि अरे ये तो अडानी ये आएंगे, वो ये आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे तो बड़ी कंपनियां आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और भारतीय कंपनियां बड़ी हों इसमें तो कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को तो अपना एक तरीका है। अब जरा मैं आपको एक बता देता हूं, इंदिरा गांधी, ये फैक्ट्स है, अंडमान निकोबार की ट्राइबल कम्युनिटी के साथ इंदिरा गांधी के समय में भी क्या हुआ, उनको फुल्ली ड्रेस, पूरे कपड़े पहनाकर ले आया गया। आप समझिए, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर ऑन 11 मार्च 1982, concerns were raised in the Rajya Sabha regarding the declining tribal population in Andaman and Nicobar। तो कोई ये कहे तो ये पहले से ये समस्या थी, ये चिंता बड़ी थी, और उसको राजीव गांधी ने ठीक करने की बजाय गड़बड़ ही किया था। इसको समझिए, ये बहुत ज़रूरी है समझना। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब इन चीज़ों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अचानक राहुल गांधी किसी चीज़ का विरोध जो करने लगते हैं, अचानक जो वो आजकल उनकी कार्गो पैंट और टी शर्ट पहन के और घूमने चले जाते हैं और फिर वहाँ से विरोध करने लगते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है ग्रेटर निकोबार परियोजना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।